What is accounting? Let's start from the chapter 1 from class 11th basics. I can share more in future. Let's start from introduction to accounting. सबसे पहले आपको 3 रूल्स ज़रूर याद रखने हैं. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंट स्टार्ट करने से पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स विल credited. Okay, let's start. You have to understand 4 events, 4 things. Information. In order to appreciate the exact nature of accounting, we must understand the following relevant aspect of the definition. Economic events: identification, measurement, recording, communication, organization, integrating user of information. मैं इसको हिंदी में भी आपके साथ शेयर करता हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक इवेंट्स. क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट्स. An economic event is known as a happening of consequence to a business organization which consists of transaction and which are measurable in monetary terms. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उन फॉर एग्जांपल से समझते हैं. जैसे किसी ने परचेज ऑफ मशीनरी, गुड्स परचेज करे, ये एक इकोनॉमिक इवेंट्स होती है. ठीक है. इंस्टॉलिंग, कीप इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज एन इवेंट. इकोनॉमिक इवेंट से सिंपली मीनिंग है कोई भी चीज़ आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो और जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड होती है वो एक इकोनॉमिक इवेंट्स होता है अकाउंटिंग में. ओके, जिस उस पर कोई भी खर्चा लगे, ट्रांसपोर्टेशन लगे, इंस्टॉलेशन लगे, ठीक है, वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए मेजरेबल. वो आपका इकोनॉमिक इवेंट्स होता है. जैसे सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर, रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर. ओके, क्विकली ब्रीफ करते हैं. परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, ये इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं. आगे चलते हैं. आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन. आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड. कौन सी ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करनी है अकाउंट्स में, ये आपको पता होना चाहिए बिजनेस पर्पज़ के लिए. और ये जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ इसको चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे एक इंग्लिश मीडियम हो, इसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना. CPT एग्ज़ाम आफ्टर 12th और MCQ में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है. To identify event which are to be recorded, it involve observing activities, selecting those events that are considering financial character. उसको हमें पहले आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, वो फाइनेंशियल करेक्टर है या नहीं है. कोई बाटर सिस्टम तो नहीं है. बाटर सिस्टम नहीं आता फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बिजनेस के. द बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कोई पर्सनल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है. मेजरमेंट क्या होता है? इट मीन्स क्वालिफिकेशन इंक्लूड एस्टिमेट ऑफ बिजनेस. वो ट्रांजैक्शन किस चीज़ में मेजर करी जाती है. मॉनेटरी यूनिट होती है, रुपीज़ होती है. इंडिया में रुपीज़ ही चलता है. तो अकाउंटिंग टर्म में जैसे किसी कोई मशीनरी 20,000 की खरीदी तो 20,000 रुपी टर्म है, ना कि डॉलर है. इंडिया में रुपी चलता है, इसलिए एक मेजरमेंट है. इफ़ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वालिफाइड इन मॉनेटरी टर्म इज नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट्स. ओके, अंडरस्टैंड. रिकॉर्डिंग, वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाई एंड मेजर. अब उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है, तो दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स. अब वो रिकॉर्डेड की जा सकती है. जैसे फाइनेंशियल, ये हम आगे आपको सिखाएंगे जब और चैप्टर पे आएंगे कि कैसे रिकॉर्ड हो सकती है. ये सिर्फ एक आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है जो आपको समझ आ जाए. कम्युनिकेशन, जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, ठीक है, इन ऑर्डर दैट पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड, कम्युनिकेशन इन ए सर्टन टू मैनेजमेंट अदर इंटरनल एक्सटर्नल. तो ये शेयर की जाती है. इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल. फॉर एग्जांपल इंटरनल डायरेक्टर, एक्सटर्नल शेयर होल्डर. अब डायरेक्टर जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपनी बनाई होती है, प्रमोटर डायरेक्टर हो सकते हैं. और बाहर के लोग क्या होते हैं? शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं. दिस रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, उनको प्रोवाइड की जा सकती है कंपनी में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कंपनी लॉस में तो नहीं है, प्रॉफिट में तो नहीं है. ये कम्युनिकेशन में आता है. उनकी बैलेंस शीट, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, ये सब आता है. ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंटरप्राइज होती है तो आपको पता ही होगा, नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिटेबल भी हो सकती है. आगे चलते हैं. अब इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन स्किप एक्सरसाइज, आप खुद कर लेना. अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप पढ़ लेना, मैं छोटा क्विक आपको दे देता हूँ.
अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर लेते हैं अदर इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज, तो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है ईयर बाय ईयर कि कंपनी में चल क्या रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सारी वैल्यू पता चलती है कि ज़्यादा लाइबिलिटी है या किसी को पैसा ज़्यादा देना है या किसी से लेना है। एक लाइबिलिटी होती है पैसे देना और डेटर होते हैं पैसे लेना। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये यूज़ करते हैं अपने इकोनॉमिक डिसीजन के लिए। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये एनसीईआरटी के पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ये आप बाद में सॉल्व कर लेना। देन अब हम आगे चलते हैं। ये सिर्फ एक ब्रीफ है, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आगे आपके साथ शेयर करूँगा। अब इसमें एक मेन चीज़ याद रखना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। Qualitative characteristics are the attribute of accounting information which tend to enhance its understandability and usefulness. In order to assess whether accounting information is decision useful, it must possess the characteristics of reliability, relevance, understandability and comparability. Reliability क्या होता है? Qualitative characteristic है, ये याद रखना। Reliability means the user must be able to depend on the information, मतलब वो reliable है या नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर वो डिपेंड होता है। अब आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा सहारा, ठीक है, जो डूब गई थी, बैलेंस शीट में उसने कुछ और दिखाया था कुछ और, तो रिलायबल बैलेंस शीट होनी चाहिए, कंपनी सही होनी चाहिए, ठीक है, जो उसके फाइनेंशियल मैनिपुलेटिव नहीं होनी चाहिए, जिससे यूज़र अपना डिसीजन मेकिंग ले पाए, कंपनी के शेयर खरीद पाए, इन्वेस्ट कर पाएँ, ठीक है, कि उनको अपना कहीं बैलेंस शीट कर कुछ हो रही है, कंपनी बैलेंस शीट में हो कुछ हो रहा है, ठीक है। इवेंट डेट अकर्ड, मेजर्ड एंड डिस्प्ले, रिलायबिलिटी ये होती है, आप ब्रीफ में अपने आप पढ़ लेना। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 चीज़ याद रखना, 3 ब्रांचेस होते हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट। फाइनेंशियल में क्या होता है? द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय द अकाउंटिंग पीरियड, द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजिशन मीन्स बैलेंस शीट, द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट, ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड। कॉस्ट, द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू बी एनालाइज द एक्सपेंडिचर सो एज इट एसरटेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है कॉस्ट अकाउंट की, उसकी मैंने एक वीडियो शेयर कर रही है यूट्यूब पे, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो आप इससे लिंक कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्ट को बेचने से पहले हमें उसकी कितनी कॉस्ट पड़ती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एज टू मैनेज द इन टेकिंग रैशनल पॉलिसी, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट मीन्स जो कंपनी चलाते हैं, ठीक है, डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, वो कंपनी के डिसीजन पे अफेक्ट करता है। ओके, देन रिलायबिलिटी की अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट प्रिपेयर्ड एंड कन्वेंट टू देम, मतलब जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडरस्टैंड होने चाहिए, अंडरस्टैबिलिटी में होनी चाहिए, वो उनको कन्विंस कर पाएँ कि ये लैंग्वेज इनकी ईजी टू रीड है। ओके, द मैसेज इज सेड टू बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड व्हेन इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज इन द सेम सेंस इन विच द सेंडर, मतलब मीन्स आप कम्युनिकेशन रेफर कर सकते हैं, जैसे आप किसी को फ़ोन करते हैं वो आपकी आवाज़ क्लियर सुन पाता है, ठीक है। अगर बीच में सर्वर डाउन हो जाए तो आवाज़ उसको दूसरे वाले को नहीं आती, वही इसका यहाँ पे मीन्स है कि जो सेंडर दिखाना चाहता है वही रिसीवर उसे पढ़ सके, कोई बीच में मैनिपुलेटिव ना हो, तो अंडरस्टैंड होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेरेबिलिटी, इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट एंड रिलायबल एट अ पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंपेयर कर पाए प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, but it equally implies that the user of general purpose financial report are able to compare various specific entity over different time period and with the other entity, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है, जैसे आप एक वेबसाइट है पॉलिसी बाज़ार, उस पर आप देखते हैं कि वो पॉलिसी सबकी पॉलिसी कंपेयर करता है, ऐसे ही यहीं पे जो उनके स्टेटमेंट है वो इन्वेस्ट करने से पहले उनकी बैलेंस शीट आरओसी पे अपलोड उनकी होती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंपनी की अगर आपको सिन नंबर पता है तो वहाँ से वो शेयर करते, वो आप कंपेयर करते हैं यूज़र्स की बैलेंस शीट में
कितना फ़र्क है अलग अलग कंपनियों का और एक ही कंपनी के डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या चेंज आ रहा है, इस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ हो गई। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग तो अब मैं समझा रहा हूँ तो आपको ऐसे ही समझ आएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, क्वालिटेटिव। आगे चलते हैं। ये चार्ट में तो बस यही दे रखा है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग फ्रॉम डिसीजन मेकअप पे अफेक्ट करती है। अंडरस्टैंड होना चाहिए, अंडरस्टैंड होगा तो वो डिसीजन ले पाएंगे, रेलेवेंस होगी उसकी, फीडबैक वैल्यू आएगी, इधर रिलायबिलिटी होगी, ठीक है, वेरीफाई वेरीफिबिलिटी होगी, फेथफुलनेस, नेचुरलिटी। ये चार्ट हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। मैं आपको बेसिक ही बताना चाहता हूँ बस क्विक में, जिससे आपको अकाउंटिंग समझ आ जाए, जिससे मैं अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एक रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या भाई, वो ही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ईयर बाय ईयर रिप्रेजेंट करना अकाउंटिंग का, उसके आउटकम क्या होते हैं, रोल ऑफ अकाउंटिंग में यही होगा। ये आप अब चलो इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? बॉट फर्नीचर फॉर 10,000 फॉर बिजनेस के लिए तो ये तो हो नहीं सकता। पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, सैलरी तो एम्प्लॉयज़ को देते हैं, ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिर पेड सन फीस फ्रॉम अ पर्सनल बैंक अकाउंट, फिर है पेड सन फीस फ्रॉम द बिजनेस। अब उसने बिजनेस से, अब मान लो एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, उसने क्या करा, अपने बिजनेस से अपने सन की फ़ी पे कर दी, तो किसी किसी एक्ट में ये होता है कि वो डिडक्शन हो जाती है उसकी 80C में, बट उसने पर्सनल बैंक से पे करा है, तो इसका मतलब ये आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। डिफरेंट रोल ऑफ अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज, इट इज़ परसीव्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज़ यूज टू कम्युनिकेटिंग। ओके, एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, इसको छोड़ देते हैं हम, ये सारा पढ़ लीजिएगा, वो तो बुक में भी लिखा हुआ है। आओ हम ये यूज़ करते हैं। एसेट्स में आता क्या है एक्चुअली आपका, सबसे पहले चलते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स जो चेंज होती रहती है टाइम के साथ, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप इसको लिक्विडेट भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक चेंज हो जाता है, होता रहता है, सेल परचेज। ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, किसी की फुल पेमेंट आ गई, किसी की पार्शली आ गई, ये भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है बैंक कैश, ये भी करंट इसलिए होता है क्योंकि आप कैश कभी भी कम कर सकते हैं, कैश बैंक से निकाल सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, थोड़े समय के लिए किसी लोन ले लिया, एडवांसेस ले लिया, वापस कर दिया, या अदर करंट एसेट्स। अब आते हैं नॉन करंट एसेट्स जो फिक्स होते हैं। सबसे पहले चलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म शेयर परचेज्ड, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लंबे समय के लिए किसी को लोन ले लिया या दे दिया, उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। फिर एक आता है डेफर टैक्स एसेट्स, ये हम बाद में शेयर करेंगे, बट मैं अभी बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इनकम टैक्स और कंपनी टैक्स में जो डिफरेंस होता है वो डेफर टैक्स एसेट्स होता है या उससे रिलेटेड होता है, ये बाद में बताऊँगा। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट में भी 4 आता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस। ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बस आप ये याद रख लेना कि इसमें ये आता है। आगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी पहले आप बेसिक अकाउंट ही सीखिए। अब आता है आपकी लाइबिलिटीज़, जिसको हमें पैसे देने हैं या कुछ भी देना होता है कंपनी को। सबसे पहले आता है करंट लाइबिलिटी पे, वही शॉर्ट टर्म बोरोइंग, थोड़े समय के लिए पैसा लेना। ट्रेड पेबल, किसी से माल ख़रीदा उसको पैसे देने हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज़, ड्यूटी, अदर करंट लाइबिलिटी मीन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जो जीएसटी देना होता है हर महीने। फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोलने, लंबे समय के लिए बैंक से लोन लेना, उस पर हम ब्याज देते रहते हैं, ये भी डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़ बाद में शेयर करेंगे आपसे। आगे चलते हैं। कैपिटल, जो एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इनिशियल कैपिटल, कंपनीज में एक इनिशियल। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल सेल्स। कैपिटल, जो इनिशियल बोरिंग होती है, याद रखना कैपिटल का मतलब होता है जो फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। द ओनर कैन इन्वेस्ट इनटू द कंपनी। सेल्स,
जो भी कंपनी जिस चीज़ के लिए बनी है, गुड्स सेल करने के लिए, जो परचेज़ करके बेच रहे हैं प्रॉफिट ऐड करके, सेल्स का मतलब वही होता है जो कस्टमर को हम बेचते हैं। कि कैश सेल्स में दो चीज़ आती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। रिवेन्यू जो सेल्स करते हैं उससे जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो रिवेन्यू होता है। ठीक है, रिवेन्यू दो तीन तरीक़ों से आता है। एक तो डायरेक्ट रिवेन्यू होता है, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। अदर रिवेन्यू होता है बाय कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज़। मतलब कमीशन इंटरेस्ट का मतलब हो गया, सेल्समैन को कहते हैं तुम हमारी प्रोडक्ट की सेल करो, हम इतना कमीशन देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, जैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में किसी बैंक से इंटरेस्ट आता है बैंक से। एक्सपेंस भी दो तीन तरीके होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो परचेज करने तक होते हैं, इनडायरेक्ट जो आपके आफ्टर दी परचेज एंड सेल जो एक्सपेंस होता है, जैसे बैंक हो गया, कन्वेंस एक्सपेंस, सैलरी है, इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर आप पढ़ लेना, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। प्रॉफिट जो परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओके, ये ऐड कर देते हैं। सेल और क्लोजिंग स्टॉक में से इसको माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है। देन उसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम जोड़ते हैं, वो आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता है। अब गेन क्या होता है, ये तो प्रॉफिट हो गया। गेन का मतलब ये हो गया जैसे किसी अनएक्सपेक्टेड गेन आ गया, जैसे विनिंग ऑफ ए कोर्ट केस बहुत सालों से चल रहा था। ठीक है, कोई फिक्स एसेट पुरानी हो गई, बेच दी। लॉस हो गया जैसे द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स, जैसे कंपनी को लॉस हो गया कि कंपनी ने प्रॉफिट तो अच्छा कमाया बट एक्सपेंस इतने हो गए जिससे वो प्रॉफिट भी कवर नहीं कर पाया। ठीक है, डिस्काउंट, कोई सेल करते डिस्काउंट दे दिया, कोई परचेज़ करते उससे हमें डिस्काउंट मिल गया। वाउचर, जो वाउचर होता है ना, जैसे सेल्स हम करते हैं तो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालते हैं, हम उन्हें फाइल में लगा देते हैं, वो वाउचर सपोर्टिंग होता है। वाउचर किसी भी चीज़ का होता है, परचेज़ का हो गया, ठीक है, या कोई चीज़ खरीदी, गुड्स हो गए जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। ड्राइंग होती है जो पर्सनल पर्पज़ के लिए मनी यूज़ होता है। परचेजेस आपको पता ही है, कंपनी गुड्स परचेज़ करती है। स्टॉक जो रह जाता है साल के 31 मार्च तक, जो हम बेच नहीं पाते, वो स्टॉक इन हैंड होता है। ठीक है, जो अभी हमारे पास है जिसको हमें या तो बेचना है ट्रेडिंग के लिए। डेब्टर जिससे हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर जिसको हमें पैसा देना है। ठीक है, आप ये हम प्लीज़ यार, ये आपकी केस स्टडी है। अब आप आगे चलते हैं, ये आप पढ़ लेना, मैंने आपको ये थोड़ा क्विकली आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ आया हो मेरी थोड़ी बातें जो मैंने कोशिश करी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तो मैं और चीज़ें शेयर करूँगा। इस बार मैं प्रैक्टिकल में शेयर करूँगा चैप्टर वाइज, और आपको कुछ क्विक एब्रीविएशन दूंगा जो आगे काम आएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन, इसको पढ़िए, जो मैंने बताया वो चीज़ें ध्यान से पढ़िए और इसे सॉल्व करिए। कोई और दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस शो करता हूँ एक कंपनी का, जिसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ जो मैंने अभी वीडियो बनाई है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। इसको कैसे हम अरेंज करते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये आप देखिए। जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, लायबिलिटी साइड, ये 2 साल का बनाया जाता है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। इसमें नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज़, जिसको कंपनी पैसे देती है या शेयर कैपिटल लगाई होती है डायरेक्टर ने, वो लायबिलिटी होता है कंपनी के लिए। कंपनी का अस्तित्व बिल्कुल अलग होता है, डायरेक्टर से लेना देना नहीं होता है। डायरेक्टर आते रहते जाते रहते, पर कंपनी वही होती है। कंपनी सिर्फ लिक्विडेट हो सकती है एंड में। ये है नॉन करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस भी आ जाता है, कैश बैलेंस भी आ जाता है। उसके बाद ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, एक्साइज ड्यूटी, नेट सेल्स, अदर इनकम जैसे रेंटल इनकम, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं।
ये मैंने आपको शो कर रहा हूँ। अभी आपको ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये थोड़े पॉइंट्स मैंने आपको जो समझाए हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ अकाउंटिंग, ये 4 चीज़ होते इकोनॉमिक इवेंट्स। इसके आगे मैंने शॉर्ट में इनके बारे में आपको समझा दिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में समझा दिए, और 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा डीप में, मेरी वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। कुछ ना समझ आए कमेंट करिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।